Hello students, welcome to the class. In the previous lecture we studied about wool, one of the animal fiber, and today we will start with the another animal fiber, that is silk. Silk is obtained from the silkworm, also known as silk moth. This silk moth lives on the leaves of mulberry plant, and there are various type of silkworm and they produce different type of silk. And this silk is different in terms of luster and texture. Luster and texture का मतलब है उनकी जो शाइनिंग है और उनकी जो स्मूथनेस रफनेस है ये डिफरेंट होती है। उसके हिसाब से जो सिल्क है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है, लाइक टसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, मलबरी सिल्क। बट आउट ऑफ विच मलबरी सिल्क इज द मोस्ट कॉमन सिल्क। बाकी जो भी सिल्क है लेकिन सबसे जो कॉमनली जो मिलता है सिल्क वो कौन सा है? मलबरी सिल्क। Rearing of silkworm for obtaining silk is called as sericulture. To obtain this silk from the silkworm, we have to rear them, and this practice is known as sericulture. Silkworm है वो या जो सिल्क मोथ है एक्चुअली वो कुछ इस तरीके का दिखता है। मेल है वो थोड़ा छोटा होता है और फीमेल है वो स्लाइटली बिगर देन दी मेल। सो इजीली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हिस्ट्री की बात करते हैं सिल्क की, तो एज पर हिस्ट्री सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। और ये किस तरीके से डिस्कवर हुआ था इसको लेके काफ़ी अच्छी स्टोरी है जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिल जाएगी, तो उसको आप देख सकते हैं। सिल्क वॉज अ वेरी प्राइज्ड पोजीशन, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ समझी जाती थी उस टाइम पे, बिकॉज ऑफ इट्स फाइन क्वालिटी एंड लस्टर। जिसके पास में भी कोई सिल्क का क्लॉथ होता था तो वो सोचता था कि उसके पास लाइक ज्वेलरी है। आज के टाइम पे जैसे मान लो कोई ज्वेलरी पहन के रहता है तो उस हिसाब से उस टाइम पे एज ए ज्वेलरी ही इसको समझा जाता था सिल्क को। ओरिजिनली इट वाज यूज्ड बाय एम्परर्स ओनली, बिकॉज काफ़ी कॉस्टली भी होता था और इसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटली होता था। बट धीरे धीरे करके ये बाकी जो अदर कंट्रीज है वर्ल्ड के वहाँ पे भी पहुँच गया। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सिल्क वॉज ए स्टेपल आइटम फॉर ट्रेड। काफ़ी टाइम तक जो सिल्क है वो क्या था? स्टेपल आइटम था। स्टेपल आइटम का मतलब है इसेंशियल कमोडिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कमोडिटी होती थी जो कि दो कंट्रीज़ के बीच में या डिफरेंट पार्ट्स के बीच में एक्सचेंज होती थी। ठीक है, इसकी वजह से जो एंशियंट टाइम पे जो रूट्स थे जो चाइना से लेकर के दूसरे कंट्रीज तक जाते थे, क्योंकि सिल्क भी उनके अंदर जाएगा इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में, तो इसलिए उन रूट्स का नाम है वो सिल्क रूट पड़ गया था। और आज भी वो जो रूट्स हैं उनको हम सिल्क रूट के फॉर्म में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एज पर हिस्टोरियंस सिल्क वॉज ऑल्सो प्रोड्यूस इन इंडिया एंड द एविडेंसेज आर फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट जनरली है वो ऐसा ही माना जाता है कि जो सिल्क है वो सबसे पहले जो है वो चाइना के अंदर प्रोड्यूस हुआ था। लाइफ साइकिल की जहाँ तक बात करते हैं सिल्क वर्म की, तो देर आर 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वर्म। सबसे पहले क्या होगा? एग, देन लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। ये जो 4 स्टेप हैं इसी के अंदर ये जो पूरा का पूरा जो लाइफ है वो सिल्कवर्म का कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो फीमेल सिल्क मोथ है दैट लेज दी एग्स, और ये जो एग हैं आफ्टर 14 डेज, अराउंड 14 डेज हैच्ड इनटू दी लार्वा। ये लार्वा बाहर निकलता है और इस लार्वा को क्या बोलते हैं हम? कैटरपिलर्स। दीज कैटरपिलर्स ग्रो इनटू प्यूपा, ग्रोथ होती है इनके अंदर और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्यूपा में। और प्यूपा है वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है इसमें, बिकॉज दिस प्यूपा सेक्रेट्स फाइबर्स मेड ऑफ प्रोटीन एंड वीव्स द फाइबर्स अराउंड इटसेल्फ कम्प्लीटली। जो फाइबर निकलता है उसके माउथ से वो कम्प्लीटली इसकी बॉडी को कवर कर लेता है, और ये जो कवरिंग होती है इसको क्या बोलते हैं हम? कोकून। तो प्यूपा से क्या बन जाता है फिर? कोकून बन जाता है। कोकून के अंदर क्या होता है? जो सिल्क वर्म जो है वो क्या करता है? ग्रो करता रहता है और फाइनली कन्वर्ट हो जाता है वो किस में? सिल्क मोथ में, और उसको कट करके वो बाहर आ जाता है। तो अगर इसको डायग्राम के हिसाब से हम देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है फीमेल सिल्क मोथ। ये क्या करेगा? ये इट लेज दी एग्स। ये एग है आपको नज़र आ रहे हैं, किसके ऊपर है? मलबरी लीव्स के ऊपर है। मलबरी प्लांट है उसका जो लीव्स है उसके ऊपर आपको एग नज़र आ रहे होंगे। ये आफ्टर हैचिंग ऑफ दीज एग्स ये जो कैटरपिलर है वो लार्वा निकलता है। अब एग से जो लार्वा निकलता है उसके बीच में भी 2-3 स्टेप होती है, लेकिन इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। बट इन एग से पहले जो लार्वा निकलता है वो काफ़ी छोटा होता है, उसके अंदर मल्टीपल चेंजेस आते हैं और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें कैटरपिलर में। कैटरपिलर है वो फीड करता है इन लीव्स के ऊपर और कॉन्टीन्यूसली फीड करता रहता है, और उसके बाद में ये स्टार्ट करता है
सेक्रेटिंग ऑफ दैट फाइबर, और वो फाइबर है वो इनकी बॉडी के ऊपर है वो कवर होता रहता है और फाइनली ये किस टाइप का दिखेगा, कोकून के जैसा दिखेगा। इसको ही कोकून बोलते हैं, ठीक है। और इस कोकून के अंदर जो ये प्यूपा है ये क्या करेगा, डेवलप होता रहेगा और क्या बन जाएगा, सिल्क मोथ। और फिर इस कोकून को ये कट करके बाहर निकल के आ जाएगा और फिर वापस से ये एग देगा। तो इस तरीके से जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होता है। मलबरी ट्री आपने देखा होगा अपने आसपास में अगर कहीं, तो इस तरीके का कुछ दिखता है वो, ये लीव्स होती हैं उसकी और ये उसका फ्रूट है। अब ये जो सिल्क है वो किस तरीके से हम इन सिल्क वर्म से ऑब्टेन करते हैं, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, रियरिंग इज इम्पॉर्टेंट। देन रीलिंग, किस तरीके से हम उनसे जो सिल्क फाइबर है वो निकालेंगे। देन जो सिल्क फाइबर आपने निकाला है उसको डिफरेंट कलर में कलर करना है तो डाइंग हो गया है। और उसके बाद में वो जो फाइबर है उस जो सिल्क फाइबर है उससे क्या करना है, हमें यार्न बनाना है, स्पिनिंग करेंगे हम और फिर उस यार्न से हम क्या बनाएंगे, क्लॉथ। सो दैट इज वीविंग। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। तो इनको वन बाई वन है वो हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म की। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म में क्या करेंगे हम, ये जो फीमेल सिल्क मोथ है इनके जो एग हैं उनको हम स्टोर करेंगे ऑन ए क्लीन क्लॉथ और पेपर स्ट्रिप। दीज एग्स आर वार्म टू सुटेबल टेम्परेचर। ये जो एग हैं इनको हम वार्म करेंगे एक सुटेबल टेम्परेचर के लिए, बिकॉज दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ दीज एग्स। और जब एग मैच्योर हो जाएंगे तो ये हैच होंगे। हैच का मतलब है एग ब्रेक होगा और उसमें से लार्वा है वो बाहर आएगा और इन लार्वा को क्या बोलेंगे हम, कैटरपिलर्स। These caterpillars और silkworms are kept in bamboo trays, मतलब जो ट्रे हैं जो इनका जो अरेंजमेंट जो होता है जहाँ पे हम इन रियरिंग करते हैं सिल्कवर्म की, उसके अंदर मोस्टली हम बेम्बो की जो बनी हुई जो ट्रेज हैं वो काम में लेते हैं और वहाँ पे हम इनको फीड करते हैं विद मलबरी लीव्स। और ड्यू टू फीडिंग ऑन द मलबरी लीव्स दीज सिल्कवर्म्स बिकम लार्जर और ग्रो इन साइज ऑन आफ्टर 30 to 40 days। 30 से 40 दिन तक ये कंटिन्यूसली खाते ही रहेंगे और उसके बाद ये अपना खाना है वो बंद कर देंगे। अब ये अच्छी तरह से ग्रो हो चुके हैं और फिर ये क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट सेक्रेटिंग दैट फाइबर, सिल्क फाइबर। और वो जो सिल्क है वो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और ये उनकी बॉडी पे कंप्लीटली कवर भी होता रहता है और हार्ड भी होता रहता है। तो अब ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, कोकून। और ये जो कोकून है इसके अंदर जो सिल्क वर्म है वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंच गया है और उसको क्या बोलते हैं, प्यूपा। अब ये जो प्यूपा है ये अगेन ग्रो करता रहता है उस कोकून के अंदर ही और कंप्लीटली ग्रो होने के बाद में वो उस कोकून को कट करके बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिल्क मोथ। तो इस तरीके से जो रियरिंग है उसके अंदर ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। रियरिंग अगर हो गई है तो उसके बाद में क्या होगा, रीलिंग ऑफ द सिल्क। जो कोकून है उससे हम किस तरीके से फाइबर को सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। तो उसके लिए हम सारे कोकून से उनको कलेक्ट करेंगे एंड वी विल कीप देम इन सनलाइट और या फिर उनको बॉयल करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो सिल्क फाइबर्स है वो एक दूसरे के साथ जो अटैच है वो थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, जिससे हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। और इनको अलग करने के लिए हम मोस्टली है वो मशीन्स का यूज़ करते हैं, बिकॉज कुछ जो सिल्क जो फाइबर्स हैं वो इवन 1 किलोमीटर तक के भी लॉन्ग है वो हो सकते हैं। तो अगर मैनुअली उसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो इसके लिए वी विल यूज़ मशीन्स फॉर द रीलिंग प्रोसेस। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे उनको बॉईल कर रहे हैं, फिर यहाँ पे ये जो फाइबर है वो अलग हो रहा है और यहाँ पे मशीन्स का भी यूज़ कर रहे हैं हम इसके अंदर और फाइनली फिर इनसे हम क्या बनाएंगे, क्लॉथ्स वगैरह बनाएंगे। अच्छा, अब हमने जो सिल्क फाइबर है उसको अलग कर लिया है। अब उसको क्या करेंगे, हम डाइंग करेंगे। डाइंग मतलब उसको डिफरेंट कलर से कलर करेंगे, ठीक है। और कलर होने के बाद में ये जो फाइबर्स हैं इनको स्पोन इनटू थ्रेड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, यार्न। और ये जो यार्न है इसी से आपका जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्लॉथ्स है, फैब्रिक्स है वो बनते हैं। तो क्योंकि फाइबर है वो काफ़ी वीक होता है, वो पतले पतले होते हैं वो तो वो काफ़ी सारे फाइबर्स को हम मिला करके और क्या बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं। एंड दैट इज थ्रेड, द थ्रेड इज नोन एज यार्न।
and using that yarn we make different type of fabrics. सिल्क जो है वो हमारी जो लाइफ है उसके लाइफस्टाइल जो है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, स्पेशली इन ट्रेडिशनल ड्रेसेस लाइक साड़ी, कुर्ता, शॉल एंड वेडिंग क्लॉथ्स। उसके अंदर सिल्क का उसका ज़्यादा यूज होता है। डेली लाइफ में इतना नहीं होता बिकॉज इट इज़ कॉस्टली। तो जो इम्पोर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं उसके अंदर ही हम जो सिल्क के बने हुए जो क्लॉथ्स हैं उनका यूज़ करते हैं। और जो सिल्क है वो हमेशा ही मतलब एक अच्छी चीज़ समझा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लस्टर एंड फाइन क्वालिटी। काफ़ी कंफर्टेबल भी रहता है ये पहनने के अंदर। और जो कंट्रीज इसका प्रोडक्शन करती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है चाइना, जो कि नंबर 1 पे आता है। उसके बाद इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा है वो जो सिल्क का प्रोडक्शन है वो होता है। तो कुल मिलाकर के ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। जो सिल्क वर्म है उसका किस तरीके से हम रियरिंग करते हैं, किस तरीके से उससे जो सिल्क फाइबर है वो ऑब्टेन करते हैं, और फिर फाइनली उससे किस तरीके से फैब्रिक्स वगैरह बनते हैं, तो ये सारा हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया है। वूल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ आपके ये 2 ही फाइबर्स थे, एक आपका सिल्क वर्म था, एक आपका वूल था और दूसरा आपका सिल्क था। ये 2 एनिमल फाइबर के बारे में हम ठीक से पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी रह गई हो और आपके कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक टॉपिक जो है वो आपका रह गया था थोड़ा सा कल वाले उसमें वूल में, इसके साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या होता है? ऑक्यूपेशन का मतलब है कोई भी प्रोफेशन जिसके अंदर लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड। अब उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोफेशन भी होते हैं जहाँ पे उस प्रोफेशन के अंदर रहने की वजह से वो जो लोग होते हैं वो ऑलवेज दे आर अंडर द रिस्क ऑफ सर्टन डिजीजेस, उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो जो वूल इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है फॉर बहुत मैनी पीपल्स इन आवर कंट्री, बट sorters job is risky as sometimes they get infected by a bacterium called anthrax। मतलब जब वो शेयरिंग कर रहे होते हैं या फिर जो भी वूल प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो वर्क कर रहे होते हैं तो ऑलवेज वहाँ पे एक रिस्क फैक्टर काम करता है, उनको एंथ्रेक्स डिजीज होने का डर रहता है। बिकॉज जो एंथ्रेक्स है वो एक बैक्टीरिया है उससे होता है और बैक्टीरिया काफ़ी स्मॉल होता है, तो बैक्टीरिया उनके जो हेयर वगैरह है वहाँ पे हो सकता है और उसकी वजह से वो जो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें तो उनको ये डिजीज़ वो हो सकती है। और ये काफ़ी फैटल डिजीज़ होती है जिसकी वजह से बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो इस रिस्क की वजह से और उनको ये प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। और इसलिए इसका नाम भी सॉर्टर्स डिजीज़ रख दिया है। जो सॉर्टिंग करते हैं, जो उन हेयर्स को अलग अलग करते हैं, वूल के जो भी फाइबर्स हैं उनको अलग अलग करते हैं, तो उन जो पर्टिकुलर जो लोग हैं उनको ये डिजीज़ है वो हो जाती है। इसके अलावा जो कुछ लोग हैं उनको एलर्जी भी होती है उन छोटे छोटे हेयर से, जो बर जो होते हैं उनसे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो किस में आ जाती है? ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के अंदर। जो सिल्क प्रोसेसिंग है उसके अंदर भी जो लोग हैं उनको थोड़े बहुत इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो रहते हैं, बिकॉज कई जगह पे जो सिल्क वर्म है उस जो सिल्क मॉथ जो है जो उसके अंदर कोकून के अंदर है उसको बॉयल करने की बजाय उसको नीडल से प्रिक करके भी और किल किया जाता है, जिसकी वजह से जो क्या बोलते हैं उसको इन्फेक्शन है वो होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। एक ये जो लाइफ साइकिल का जो डायग्राम है ये भी आप लोगों को देखना चाहिए। इसमें जैसा कि हमने बताया था आपको कि ये जो प्यूपा है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कोकून में, और ये कोकून है इसको कट करके जो एडल्ट मॉथ है वो बाहर आ जाता है। तो अगर सारे के सारे कोकून है उसमें से अगर एडल्ट मॉथ बाहर आ जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब आपको जो सिल्क फाइबर जो मिलेगा वो काफ़ी छोटे छोटे मिलेंगे जिनका कोई भी बेनिफिशियरी यूज है वो नहीं हो पाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो कोकून जो प्रोड्यूस हो गए हैं उनमें से काफ़ी सारे कोकून को हम अलग कर लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग सिल्क फ्रॉम देम, और कुछ जो सिल्क कुछ जो कोकून है उनको हम आगे की प्रोसेस के लिए मतलब उनसे उसमें मोथ को डेवलप होने देते हैं और वो मोथ उसमें से बाहर निकल के आ जाएगा। तो जिन कोकून से मोथ है वो बाहर निकल के आएगा उस कोकून में से आपको सिल्क फाइबर है वो नहीं मिलेगा। इसलिए ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि जो एग है, एग से बन गया आपका यहाँ पे कैटरपिलर,
कैटरपिलर है उससे बन गया है आपका ये जो प्यूपा है, और प्यूपा कन्वर्ट कर सेक्रेट करेगा सिल्क फाइबर को, और फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा ये कोकून में। अब ये जो कोकून है इसमें से सपोज मान लो कि आपके पास 100 कोकून्स है, तो 100 कोकून्स में से आप जो ऑलमोस्ट 95 कोकून है उनको आप अलग कर लोगे फॉर द गेटिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम देम, उनसे सिल्क आपको मिलेगा। तो उसके अंदर जो भी प्यूपा है उसको आप मोथ में डेवलप नहीं होने दोगे, उसको किल करोगे और उससे आप सिल्क फाइबर ले लोगे। और बचे हुए जो 5 कोकून्स है उनको आप नेक्स्ट साइकिल के लिए, आपको फिर से मोथ चाहिए ना, क्योंकि वो मोथ है वो आपस में मैटिंग करेंगे तभी आपको वापस से एग मिलेंगे, तो उनको नेक्स्ट साइकिल के लेके जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, तो इसको ज़रा ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके बाय।